हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का भूत जो है आप से उतर चुका होगा। कि मेरे से तो नहीं उतरा मेरे पे अभी तक चढ़ा था। एंड नाउ मैं आप लोग को पता होगा मैं लगभग वीकेंड के अलावा मैंने 2 क्लासेस और नहीं ली है। बट मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा, मैं अब ध्यान रखूँगी कि छुट्टियाँ नहीं करनी है और आपकी यूपीएसआई या यूपी स्पेशल जो हम पढ़ रहे हैं फटाफट जो है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। कि मेन मेन एंशियंट का हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा हम राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले। और जब हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो बहुत शॉर्ट वे में और इम्पॉर्टेंट वे में पढ़ेंगे। उतना पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में आता है। जैसे हमने जो धर्मों के बारे में पढ़ा था उससे क्या होता है कि वो पूछ देता है, लेकिन राजवंशों के बारे में बहुत कम पूछता है और ज़्यादा पूछता भी है तो हिस्ट्री में आ जाता है। कौन सा पार्ट? तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है। पर एंशियंट भी इम्पोर्टेंट है। एंशियंट में ही आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आपने मेरा हेडिंग देख लिया होगा, मगध का उत्कर्ष। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर आप यूपी स्पेशल में पढ़ रहे हैं, अ, अगर आप यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी स्पेशल में पता है क्या होता है? यूपी में हमें कहते हैं कि जो इतिहास शुरू होता है यूपी स्पेशल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो होना जो चाहिए वो मौर्य एम्पायर से होना चाहिए। बट यूपी का एक रूल है और वो रूल ये है कि वो एग्जाम में ना, क्या स्पेशल में क्या करते हैं, स्पेशल में यूपी स्पेशल नहीं पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? इंडियन हिस्ट्री पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इंडियन हिस्ट्री पूछते हैं। इसलिए हम जो राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं? हम जो राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ने वाले हैं? इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ना कि यूपी स्पेशल में मौर्य एम्पायर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे किससे पढ़ेंगे? क्योंकि यूपी का एग्जाम मैं देती रहती हूँ। मैंने अभी एक यूपी का भी मेरा हाल में ही एग्जाम था, मैंने वो भी एग्जाम दिया था। और उन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हाई लेवल पे होता है और उसके अकॉर्डिंग लो लेवल के एग्जाम्स के बारे में भी हमें पता है। उसके अकॉर्डिंग जो हमें बातें समझ में आई वो ये समझ में आई कि यूपी में, और जो मैंने आपका सिलेबस भी देखा है उसमें ये समझ में आया कि यूपी वाले का पता नहीं क्या रूल है। यूपी इंडियन हिस्ट्री पे बिलीव करता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बिलीव करता है, जबकि नौकरी आपको यूपी में करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार बीपीएससी या बिहार स्पेशल एग्जाम देंगे तो बिहार में क्या, बिहार का पूछता है। ये बिहार का मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से जो आपकी हिस्ट्री है वो लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये क्या पूछता है? ये पूछता है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम हम राजवंशों के बारे में मौर्य से क्यों नहीं स्टार्ट करें। हम मौर्य से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो राजवंश हुए उनके बारे में भी जान लेते हैं। और इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि अगर आप जय हिंद, आपको भी शिवम, शुभम नाम है ना आपका? हाँ जी, शुभम, जय हिंद आपको भी। ये मैं कह रही थी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर आप यूपी स्पेशल के अलावा दिल्ली सीपीओ में, दिल्ली सीपीओ का पेपर, दिल्ली कांस्टेबल जो आए हुए हैं वो एग्जाम्स, और इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं अगर वो आप दे रहे हैं तो उसमें यही हिस्ट्री आएगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगी। मैंने कौन सा एग्जाम दिया था? मैं डेट डेट आपको बता देती हूँ। अभी था 12 तारीख को, 12 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और यूपी का एग्ज़ाम था, यूपी स्पेशल एग्ज़ाम था। अभी 12 कौन सा मंथ गया है? अक्टूबर, 12 अक्टूबर को मेरा, नहीं सॉरी 11 अक्टूबर को पेपर था ना। हाँ, 11 अक्टूबर को तो आप पता लगाइए कौन सा पेपर दिया था। पर हाँ चलिए मैं ही बता दी, पीसीएस का पेपर था। यूपी पीसीएस का पेपर था, एसडीएम जिसको कहते हैं, इसका एग्ज़ाम था मेरा। और उस एग्ज़ाम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उससे मैं, इसीलिए मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं इसलिए नहीं बोलती कि आप सिर्फ छोटे लेवल पे एग्ज़ाम दो। आपका सिलेबस सेम होता है, बहुत ओवर कुछ भी नहीं होता, बस स्पेशली थोड़ी सी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है, करेंट अफेयर का बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती। तो आप जो भी पढ़ो ना उसको इस लेवल पे लेके पढ़ो कि उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंसली उसको जाके दे सको। मेरा ये टारगेट होता है। वरना मैं यूपी स्पेशल को पकड़ के आपको नॉर्मल मौर्य एम्पायर पढ़ाती और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपका दैट से सारा चीज़ें खत्म हो जाती। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो आज का जो होने वाला है ये राजवंश। ठीक है, आज हम राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राजवंशों की शुरुआत कैसे हो अगर बात की जाएगी तो।
ठीक है। राजवंश की क्या है शुरुआत कैसी मानी जाती है और कौन से काल में किसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। जैसे देखिए जो इतिहास गवाह है, अगर मगध की हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि राजाओं में जो पहला राजा जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं, क्योंकि प्रमाण के बिहार पे ही बात की जाती है, जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो ये मिलते हैं किसके बारे में, बृहदर्थ राजवंश के बारे में जो हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। बृहदर्थ राजवंश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं कि इसका जो संस्थापक था, आपको लिखना नहीं है वो, मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, मेन हम पढ़ेंगे हर एक वंश से। ठीक है। तो बेदर्थ में बेदर्थ जो था वो संस्थापक था और वही था जिसको कहा जाता ना कि जरासंध। कौन था, जरासंध, जो इसी वंश का शासक था। और आपने महाभारत में एक मल्ल युद्ध देखा होगा, क्या देखा होगा, मल्ल युद्ध देखा होगा जो भीम के साथ हुआ था। जरासंध वही था जिसके साथ महाभारत में मल्ल युद्ध होता है, भीम का एक पार्ट है महाभारत का जो बहुत चर्चित रहा है। मैं बचपन में जब छोटी थी तो मेरे पापा वगैरह महाभारत देखते थे तो हम उनके साथ बैठ के देखते थे। जो मल्ल युद्ध होता था ना, मल्ल युद्ध यानी पहलवानी जिसको आजकल कहा जाता है, रेसलिंग कहा जाता है, वैसा ही मल्ल युद्ध होता है। ठीक है। तो किसके संग हुआ था, जरासंध के साथ हुआ। जरासंध किस वंश था, बेदर्थ वंश ताल्लुक रखता था। ठीक है। जो कि हमें लिखना नहीं है, बस आपको ये जानना जरूरी है और आपके एग्जाम में जो जहां से आता है वो हर एक वंश माना जाता है। ठीक है। राजधानी इनकी क्या हुआ करती थी, तो इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी। और कहा जाता है कि जो इनका अंतिम शासक माना जाता है। तो फिर भी अगर आपको लिखना हो तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ वंश का नाम लिख देती हूँ ताकि जो चीजें हैं ना आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए और ये आप इसको रिलेट कर पाओ। ठीक है। किस वंश की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे व्यदर्थ वंश के बारे में बात कर रहे हैं। इस वंश के किसके बारे में हम बात कर रहे थे, जरासंध के बारे में, जरासंध के बारे में। ठीक है। इसका युद्ध किससे हुआ था, इसका युद्ध जो हुआ था मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध जो हुआ था किसके साथ हुआ था, भीम के साथ। भीम कहाँ हमें देखने को मिले हैं, महाभारत में। महाभारत में पांडव थे ना, पांडवों में भीम भी उनमें से एक भाई थे महाभारत में। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसी वंश से क्या करता था, ये ताल्लुक रखता था। बेदर्थ किस वंश से ताल्लुक रखता था, जरासंध बेदर्थ वंश से। ठीक है। वंश से क्या करता था, ये ताल्लुक रखता था। इसके बाद जो अंतिम वंश माना जाता है, अंतिम शासक जो माना जाता है वो ये माना जाता है, कौन माना जाता है, रिम्पू जया माना जाता है। किसको माना जाता है, रिम्पू जय जो था इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पे आने वाले हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है हर्यक वंश। ठीक है। हर्यक वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि असली मायने में जो भारत का इतिहास के बारे में जो हमें अवशेष मिले हैं, क्योंकि हम इतिहास जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो प्रमाण एविडेंस के हिसाब से पढ़ते हैं और एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हम जो है स्टोरी टेलिंग करते हैं। हिस्ट्री जो है स्टोरी है। और मैं एक और बात, सबसे पहले बात तो कहना चाहूंगी, बहुत बच्चे को मतलब मैंने अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं और बहुत सारे बच्चों का एक ही डिमांड होता है कि आपने मैथ्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, जीएस आप लोग कहाँ से पढ़। और जीएस में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हिस्ट्री की प्रॉब्लम है। मतलब नॉर्मली बच्चा जियोग्राफी पढ़ लेता है, करंट अफेयर भी कर लिया, साइंस भी कर लिया, लेकिन जब बारी हिस्ट्री की आती है, हिस्ट्री में पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि डेट याद रखना है, ये याद रखना, कैसा पॉसिबल, मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल काम है हिस्ट्री में डेट याद रखना। क्यों, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड का, आप लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड का, लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर बहुत इजीली याद रख लेते हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप दिमाग में ऐसे याद कर लिया, कहीं गए नंबर डिलीट कर दिया एंड देन कॉल कर लेते हो, बाद में बात किया नंबर डिलीट कर दिया। तो कुछ वैसा ही समझ लो, हिस्ट्री में भी कुछ वैसा ही है। बस जो डेट होती है ना उनको किसी चीज से लिंक करना होता है। जैसे मैं अगर कोई डेट याद रखती हूँ तो उसको लिंक वाइज याद करके रखती हूँ, वैसे नहीं याद रखती कि फलाने टाइम पे ये हुआ, नहीं, उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी सोचो अपने मन में, उसके बाद कोई चीज का करो। जैसे मैं एक डेट को लेके बहुत कंफ्यूज होती हूँ और वो डेट ये है कि महात्मा गांधी जी एग्जैक्ट भारत में कब आए थे। मतलब मेरे साथ है इसमें प्रॉब्लम, मुझे हर बार होती है। जैसे 1915 को लेके कई बार होता है कि 16 में आए थे, 15 में आए थे, 17 में आए थे। लेकिन फिर मुझे ये स्टोरी मैंने कैसे जोड़ी कि वो एक साल भारत का भ्रमण किए थे,
भारत का भ्रमण करते हैं, और 17 में उनको कहाँ बुलाया गया था? एक हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है। और इससे मैंने इस स्टोरी को जोड़ लिया कि 15 की, अगर 15 में आए थे तो यानी 16 में उन्होंने 1 साल का करा, और वो 16 में ही उन्होंने पूरा 1 साल का करा, यानी 16 की जनवरी या फरवरी के आसपास वो आए थे। मतलब मुझे इस डेट में होती है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसकी पूरी जो स्टोरी है ना, बचपन में जो हम सुनते थे उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने याद कर ली है। तो जो आपको हिस्ट्री में दिक्कत होती है उसको स्टोरी वाइज याद किया करो, ना कि हिस्ट्री समझ के। मुझे लगता है हिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है। बचपन में हमने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, अगर आप देखोगे कितनी कहानियां पढ़ी है, वैसी ही है ये। इन कहानियों को आप जस्ट इमेजिन करके रखा करो, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और वो चीज अगर आपके सामने रियल लाइफ में होती है तब और मजा। ठीक है, चलिए हम अपने मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे बातें करती रहूंगी। तो हम बात करने वाले हैं अभी हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, इस वंश को ना एक और नाम से जानते, पता है किस नाम से? इस वंश का एक अन्य नाम भी है, पितृहंता वंश। कौन सा वंश? तो इस वंश को एक अन्य नाम से जो जाना जाता है, वो जाना जाता है पितृहंता। किस नाम से? यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। और ये इसमें ऐसा नहीं कि एक ने किया तो किसी और ने नहीं किया, सबने किया। पितृहंता, पितृहंता वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पितृहंता, पितृ का मतलब होता है पिता, हंता का अर्थ होता है हत्या करना, अपने पिता की क्या करना? हत्या करना, यानी पितृहंता की यहाँ पे बात हो रही है। हर एक वंश के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वंश के बारे में हम सीक्वेंस वाइज में जानते हैं। इस वंश की नींव किसने रखी? इस वंश की नींव जिसने रखी उसका नाम है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार की स्टोरी अपने आप में काफी फेमस है, और आपने बहुत सारे टीचरों के मुंह से भी, हमारे बिहार के फेमस, बहुत काफी फेमस टीचर हैं, वो भी अक्सर उसका एग्जाम्पल देते रहते हैं। शादी वादी जो उसकी शादियां हुई थी उसको लेके बहुत सारे उदाहरण क्या है बनते रहते हैं। तो क्या बोला जाता है, तो इसकी शादी तक हम बाद में जाएंगे, पहले इस वंश की नींव के बारे में बात करेंगे और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वंश की नींव कब रखी गई थी? तो 544 ईस्वी में रखी गई थी। 544 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। और कब तक मानी जाती है इसके टाइम? बिंबिसार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसका समय पीरियड जो है इसी दौरान में माना जाता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। हर एक वंश के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चलिए, बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड ये तो हो गया। दूसरी चीज जो हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसकी सेना में क्या क्या था, आखिर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्या बातें थी जो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। पहली बात जो हमारे सामने आती वो ये आती कि इसकी सेना में क्या थी? इसकी सेना में हाथी शामिल थी। आप सबको पता है जो मगध है, हम सबने 10th या 10th की जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें एक सवाल आता था, और वो सवाल ये होता था कि मगध जो था वो शक्तिशाली क्यों था? शक्तिशाली क्यों था? ये सवाल सीबीएसई बोर्ड से जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको पता होगा, और उनमें सवाल बोर्ड में पूछा भी जाता था। तो हमने बचपन में क्या आंसर देते थे कि इनके पास हाथी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मगध जहां बसा था एक तरफ जंगल था, एक तरफ नदी थी, और एक तरफ मतलब शहर था, ऐसे करके कुछ नदी के किनारे बसाया गया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। और हम तब बताते थे कि इनकी सेना में क्या हुआ करती थी? हाथी हुआ करती थी। ये हाथियों को सेना में शामिल करते थे, उनको ट्रेंड करते थे, सोने का इस्तेमाल करते थे, मतलब औजार वगैरह लोहे का इस्तेमाल जानते थे। इस वजह से मगध जो था वो पावरफुल था। तो यहाँ पे जो राजधानी की बात हो रही है, और इसके अलावा यहाँ पे जो हरेक वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड भी बातें हो रही हैं। लेकिन बिहार के साथ साथ इसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है, क्योंकि बिंबिसार बहुत चतुर व्यक्ति था और एक नंबर का आलसी, मतलब वो फिजिकली आलसी कह ले, लेकिन चतुर, वो दिमाग से बहुत एक्टिव था। ठीक है, और बात की जाएगी तो उसकी सेना में क्या थी? हाथी शामिल थी। सेना में अगर बात की कि पावर में क्यों था ये, पावरफुल अगर आपसे पूछेगा कि क्यों था, तो सेना में क्या थी?
सेना में हाथी। ठीक है। अस्थाई, अस्थाई मतलब होता है पैदल सेना। अस्थाई सेना थी, और अस्थाई सेना का भी एग्जाम्पल है आपके पास। अस्थाई सेना मैंने क्यों बोला, यहाँ पे मैंने पैदल सेना नहीं, अस्थाई सेना के बारे में का मतलब होता है जिनको तुम परमानेंटली रख रहे हो और उनको पे आउट कर रहे हो। पहले क्या होता था कि जो शासक हुआ करते थे वो, मान लीजिए उनका अंदर में 10 गांव आ रहे, तो वो 10 गांव के जवानों को पकड़ते थे, ट्रेनिंग देते थे और भेज देते थे कि ठीक है तुम जाओ अपना गुजारा बसारा करो, और जब समय आएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है। बुला लेंगे, किस लिए बुला लेंगे, सब युद्ध का टाइम आएगा। तो वैसे ही इनके साथ भी होता था। तो वो जब तक काम करते थे पैसे मिलते थे, फिर वो सेना युद्ध रुक जाता था तो पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने, इसने क्या करा, किसने, बिंबिसार ने क्या करा कि इसने जो है सेना जो रखी अस्थाई रखे, यानी परमानेंट रख दी। अब वो पेमेंट करेंगी, तो जैसे हमारे आर्मी के जवान होते हैं ना छुट्टियों में घर जाते हैं, वैसे ये लोग भी छुट्टियों में घर जाते थे। हमने संस्थापक नहीं लिखा क्या, सॉरी माफ करिएगा मुझे, संस्थापक लिखे पहले। संस्थापक के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका संस्थापक कौन था। ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार का नाम आपको याद रखना है। किसका, बिंबिसार का। बिंबिसार। ठीक है। और बिंबिसार की यहाँ पे हम साम्राज्य के बारे में बात कर, साम्राज्य इसका कैसा था उसके बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी सेना, साम्राज्य में क्या थी, सेना में हाथियां हुआ करती थी। इसके अलावा क्या हुआ करती थी, अस्थाई सेना हुआ करती थी। वहीं अगर बात करेंगे अन्य चीजों के बारे में, अस्थाई सेना के साथ साथ क्या चीजें थी, तो वो अगर बात करेंगे तो साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, तो वो किया था बिंबिसार ने। और कैसे किया था, विवाह के जरिए। अब देखो, उसको पता था कि मैं युद्ध लड़ सकता हूं, लेकिन एक टाइम आता है तो व्यक्ति को लगता है कि अब मैं अगर युद्ध लड़ा तो शायद मैं हार जाऊंगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं कम युद्ध लड़ूं, चतुराई से मैं जीत जाऊं। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, जो इसका वैवाहिक संबंध यहाँ पे लिख लीजिए। वैवाहिक संबंध हमारा इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है। वैवाहिक संबंध के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में जो बातें कही जाती, इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन तीन शादियों के हमें क्या है प्रमाण मिलते हैं, लेकिन चौथी शादी का भी बहुत ज्यादा जिक्र हो रखा है। लेकिन उसके साथ इसका अफेयर माना जाता है, शादी का नाम जो है नहीं आता है। ठीक है। तो बात किया जाएगा तो इसका जो पहला विवाह हुआ था, प्रथम विवाह, प्रथम विवाह के बारे में जो बात कही जाती है कि वो किसके साथ हुआ था, अगर वो आपसे पूछेगा, क्योंकि इसने जो अपने राज्य का जो विस्तार किया था ना, विस्तार जब पूछेगा साम्राज्य का विस्तार, तो उसमें सबसे बड़ा इसका जो रोल माना जाता है विवाह संबंध में माना जाता है। और पहले कहा जाता था कि जो राजा होते थे वो थोड़ी मोड़ी मान लीजिए एरिया को जीत गए, युद्ध करके जीत गए, अब उनको वो एरिया अपने साम्राज्य में मिलानी है, तो उनकी बेटी से ये लोग क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। या युद्ध नहीं किया, इनको पता है कि मैं राजा हूँ, फलाने के यहाँ मैं ऑफर भेज देता हूँ कि मुझे शादी करनी है आपकी बेटी से, और दहेज के रूप में मुझे ये चीज चाहिए। तो कई बार जो राजा होते थे वो दहेज में ही जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जमीन या उस राज्य को दे देते थे कि युद्ध भी ना हो, और संबंध बन गया है तो हमारा नाम भी जुड़ जाएगा, और दूसरी चीज हमारी बेटी का एक हक बन जाएगा, तो वो दबदबे में रहेगी, राजपाट के साथ रहेगी। और यहीं से कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल के दहेज प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। शुरू में जो दहेज की प्रथा थी, जैसे अभी मैंने बोला ना, राज्य को दान में दे दिया जाता था कि हमारी बेटी के लिए अच्छा रहेगा, नाम जुड़ जाएगा, सपोर्ट में होगा। लेकिन एक टाइम के आने के बाद धीरे धीरे जब हम नई सेंचुरी में जब आते गए तो इसको दहेज में कन्वर्ट कर दिया गया, कंपल्सरी कह सकते हैं कि बना दिया गया है। ठीक है। तो वैवाहिक संबंध के बारे में अगर हम बात करेंगे कि वैवाहिक संबंध अगर देखा जाए तो महाकौशला के साथ इसका क्या हुआ था, पहला विवाह हुआ था। किसके साथ, महाकौशला के साथ।
महाकौशला का नाम आता है, कौशला के साथ इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, विवाह के बारे में बात करेंगे। विवाह के बाद इसको दहेज में क्या मिला, दहेज में इसको जो मिला, दहेज में इसको क्या मिला, काशी मिला। काशी यानी उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। वाराणसी का मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में जब बताया था, याद है, मैंने महाजनपदों का जब जिक्र किया था तो मैंने इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, कि काशी क्या है, किसकी हुआ करती थी, वाराणसी जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। काशी 16 महाजनपदों में से एक मानी जाती थी। तो विवाह में महाकौशला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को क्या मिल गई, तो दहेज में जो है काशी मिल गई। तो जो अब इसका राज्य था वो थोड़ी एरिया में जो था वो अब क्या हो गया, उसका विस्तार होना वो शुरू हो गया। क्या हो गया, उसका विस्तार होना जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, अब बारी आती है इसके दूसरे विवाह के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, सेकंड विवाह के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का जो विवाह हुआ उसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि क्या सीन और कैसे रहा। और इसमें भी उसने शादी ही करी, इसमें भी उसने क्या करा, शादी करी। किसे, चेलना से की थी। किसने, चेलना से की थी। चेलना कौन थी, चेटक राजा की पुत्री हुआ करती थी। किसकी, जो चेटक राजा थे उनकी पुत्री हुआ करती थी। और जिसके बाद वज्जी के साथ क्या हो जाता है, इसका संबंध अच्छा हो जाता है। जिसके साथ इसको लड़ाई का महसूस हुआ और जहां पे इसको लगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, वहां पे इसने क्या करा, विवाह कर लिया। तो किससे दूसरा विवाह करता है, चेलना से। चेलना से, चेलना कौन थी, जो चेटक राजा थे, चेटक राजा की पुत्री थी, पुत्री। ठीक है, पुत्री थी। दहेज में क्या मिला, तो वज्जी के साथ संबंध अच्छे हो गए, यानी वज्जी जो है दहेज में इसको मिल गई। वज्जी के साथ इसके संबंध अच्छे हो गए तो वज्जी जो है इसको क्या हो गई, दहेज में यहाँ पे जो है मिल गई। चेलना से हुई थी। जो लिच्छवी के राजा थे, कहाँ के राजा थे, चेटक। लिच्छवी के राजा जो थे चेटक थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी, उसके साथ इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो वज्जी संघ के साथ क्या होगा, अभी अभी इसका संबंध अच्छा हो गया है। ये भी महाजनपद में से एक आता था। 16 महाजनपद जो हम पढ़ रहे थे उनमें से एक जो माना जाता है वही है ये। थर्ड विवाह के बारे में बात करेंगे। तृतीय विवाह जो था, तृतीय विवाह के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा कि थर्ड नंबर का विवाह किससे किया था, और चौथे नंबर में इसका नाम जोड़ा जाता है, जिसके साथ इसका क्या माना जाता है, जिसके साथ इसका अफेयर का नाम जोड़ा जाता है, आखिर वो कौन थे। और उसके प्रमाण हमें बहुत नहीं, मतलब कहते हैं ना, विरोधी जो होते हैं वही प्रमाण बहुत सारी हमें बता देते हैं। वैसे ही कुछ लोगों का नाम आता है, वो उन्होंने बोला है, बट इसके विवाहिक प्रमाण में उसका नाम जो है नहीं आता है। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था, तो पंजाब की जो राजकुमारी थी, कौन थी, पंजाब की, जो पंजाब की मद्रा जो है वहां की राजकुमारी क्षेमा से क्या होता है, इसका तीसरा विवाह होता है। इससे होता है, क्षेमा से विवाह हुआ था, क्षेमा से। ठीक है, क्षेमा से विवाह हुआ था। और ये कहाँ की थी, पंजाब की राजकुमारी थी, मद्रा की राजकुमारी। अब देखो जरा, समझो इस बात को, समझो तुम। रुक जाओ, बताती हूँ। थोड़ा हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब तुम जरा इस चीज को समझो। अब इस चीज को तुम जरा समझो। ये जो है पड़ता है बिहार, कहाँ पे, इधर पड़ता है बिहार। ठीक है, मतलब यहाँ से करके इधर बंगाल वगैरह आ जाता है, यहाँ से बिहार का ये मान लो। ठीक है, अब इसके साथ क्या हुआ, पहले इसने क्या करा, बिहार पे इधर रहा, यहाँ से काशी आया, बनारस, यहाँ से ये किस तरफ भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है। तुम देख रहे हो, अभी यूपी पे आ गया ना, बिहार आया, यूपी आ गया। यूपी के साथ क्या पकड़ा इसने, पंजाब को पकड़ा। अब इसने कौन सी एरिया कवर कर ली, ये एरिया जो है कवर कर ली। लेकिन एक नाम जो आता है जिसको ये नहीं जीत पाया था, बिहार में एक जगह थी वैशाली। वैशाली की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय तक जो है मगध जो था उतने कह सकते हैं पॉपुलर नहीं था लोगों के बीच में। मगध क्या था, मतलब वो डेवलप था लेकिन एक चाहत होती है ना, पॉपुलर नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो गोवा जो है बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है अकॉर्डिंग टू पीपल्स। लेकिन दिल्ली में 90% मतलब वहां के कंपेयर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी। और क्यों? क्योंकि लोगों की चाहत है, यहाँ पे चीजें अवेलेबिलिटी ज्यादा है, बहुत सारी चीज, तो लोग कहाँ इजिली प्रेफरेंस करते हैं, तो वो आते हैं दिल्ली में। वो चाहते तो गोवा में भी जॉब है ना, वहां जाके जॉब कर सकते हैं, जबकि वो बहुत साफ है, पोल्यूटेड नहीं है, छोटी एरिया है लेकिन बहुत अच्छी ग्रीनरी, समुंदर सब कुछ है। वैसे ही यहाँ का भी मगध बहुत डेवलप था, लेकिन पॉपुलर कौन थी? तो वैशाली हुआ करती थी। और एक जिद होती है ना किसी चीज को पाने की, तो उनमें से वैशाली हुआ करती थी। तो ये क्या करा, भी यहाँ तक पहुंच गया था। तो मैप बनाने के पीछे का मेरा यही कारण था, ठीक है, ताकि इस चीज को आप समझ सको, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे ये पंजाब का मैम बता रही है तो ये पंजाब तक का कैसे हुआ, क्योंकि छेमा से भी क्या करता है, शादी कर लेता है। ठीक है, चलिए। तीसरा विवाह हो गया कहाँ से, खेमा से कर लेता है, पंजाब की राजकुमारी से विवाह कर लेता है। अब बारी जो आती है वो चौथे में नाम पे आके के रुक जाती है, जिसमें अफेयर के बारे में कहा जाता है कि बिहार की एक नर्तिका थी, यानी डांसर थी। कौन थी? आम्रपाली। अभी वाली आम्रपाली नहीं, हम उस दौर के बारे में बात करें, 544 के दौर की बात करें, 544 के बारे में बात करें, तो उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत फेमस हुआ करती थी। और कहते हैं ना, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी फेमस थी कि उसके साथ इसका अफेयर था, और कहा जाता है कि उसकी वजह से मतलब लोग बहुत जान गए थे कि इनके बीच में कुछ है। और उसके साथ कहते हैं कि बहुत अच्छा चला चीजें, और लोग जो है सपोर्टिव भी थे, लोग सपोर्ट भी करते थे। तो उसके चौथे नंबर पे किसका नाम आ जाता है? तो वो आ जाता है आम्रपाली का नाम आ जाता है। लेकिन विवाह का जो है वो कंफर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन नाम जोड़ा जाता है चौथे नंबर पे उसका। तो तीसरे तक ही हमें विवाह का पता होना चाहिए, चौथे नंबर पे नहीं पूछता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, तीर्थ विवाह हो गया। उसने इतने करके उसने बहुत सारी एरिया पे क्या कर लिया, अब उनके साथ कब्जा कर लिया, संबंध अच्छे बना लिए हैं। ठीक है, अब बारी आती है बिंबिसार के बाकी चीजों की। तो देखिए, वो जैन धर्म का ऋणिक माना जाता था, उसको क्या माना जाता था? तो इसको जैन धर्म में, जैन धर्म का क्या माना जाता था? तो इसको जैन धर्म का ऋणिक माना जाता था। ठीक है, माना जाता था। जैन धर्म का क्या माना जाता था? ऋणिक माना जाता था। और इसने क्या किया था? इसने भगवान बुद्ध को कौन सा वन विहार गिफ्ट किया था? दान में किया था ना, जिसके बाद एक विहार बनता है, विहार बनता है, बिहार नहीं विहार, वो बनता है। तो कौन सा वन था? वन का नाम बताइए। वेड़ु वन का नाम आता है। इसने अन्य थिंग्स में आपको और जो लिखना है कि इसने क्या किया था, इसने भगवान बुद्ध को क्या दिया था? बुद्ध को कौन सा वन देता है? वेड़ु वन जो था, वेड़ु वन विहर दान में दिया था। यानी क्या था ये? भगवान बुद्ध का समकालीन था। क्या था ये? भगवान बुद्ध का कहते हैं कि समकालीन जो है इसको माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके बारे में? तो हम यहाँ बात करें बिंबिसार के, जिसने हर्यक वंश की क्या की थी, नींव रखी थी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुनी होगी, वो ये सुनी होगी कि देखिए इसने ये चीजें तो जीत ली, लेकिन कहते ना कि और, तो इस समय क्या होता है, इसी समय की स्टोरी बहुत चर्चित विषय बनती है, और वो ये थी कि अवंती, अवंती थी ना, अवंती, तो अवंती के जो राजा थे प्रसन्न घोष, कौन से? प्रसन्न सेन जो थे, प्रघोत सेन, प्रघोत सेन का नाम आता है कि अवंती के राजा कौन? प्रघोत सेन।
ठीक है, प्रघोत्सेन का नाम आता है कि ये क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। तो अब बड़े दूर दूर से राजवैद्य आते हैं, इलाज चलाते हैं, लेकिन ये क्या है, ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रसन्न घोष एक क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई भी अन्य राजा और उसका राजवैद्य मेरा इलाज कर देगा और मैं उसे ठीक हो गया, तो जो अवंती है वो उनको क्या मिल जाएगी, मैं अवंती उनको दान में दे दूंगा। क्या बोलूंगा, दान में दे दूंगा। और ये मौका बिंबिसार कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो पहले वो क्या है, अपने राजवैद्य जी को उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए बोलता है, और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, अब आप कहाँ जाएंगे, अवंती जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अवंती जाएंगे। तो बिंबिसार का अगर पूछेगा, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, राजवैद्य के बारे में अगर नाम कभी भी पूछेगा तो उसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था, जीवक। क्या नाम था राजवैद्य का, तो राजवैद्य जो था जीवक। जीवक क्या करता है, जीवक कहाँ जाता है, तो जीवक जाता है अवंती। कहाँ जाता है, ये गया अवंती, किस लिए, इलाज के लिए, इलाज के लिए जाता है। प्रसन्न गोत्सेन जो थे उसके इलाज के लिए जाता है, और इलाज करने के बाद क्या होता है, तो वहां पे ये जो है ठीक हो जाते हैं। और इसी के बाद बिंबिसार का संबंध अच्छा हो जाता है, किसके साथ, अवंती के साथ। क्या हो जाता है, संबंध जो है वो अच्छा हो जाता है बिंबिसार का अवंती के साथ। यानी अब कहीं ना कहीं अवंती जो है इलाज के बाद जो ये प्रसन्न गोत्सेन ठीक हो गए, और अवंती इनको क्या मिल गई, दान के रूप में मिल गई, बैठे बिठाया अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मैं इसीलिए कहती हूँ कि बहुत चतुर हुआ करता था और बुढ़ापा भी आ गया था। तो इसी समय को और इंटरेस्टिंग स्टोरी चलती है। वो स्टोरी पता है क्या चलती है, वो ये चलती है, इसको इधर करते हैं। और क्योंकि समकालीन हम दौर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय एक मजेदार चीज ये होती है कि जो इसका बेटा था, कौन था इसका बेटा, बिंबिसार का बेटा कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु, शत्रु, अजात शत्रु क्या है, कहाँ का उपराजा हुआ करता था, तो उपराजा कहाँ का हुआ करता था, तो अंग कहाँ का था, अंग का था। तो अंग के साथ क्या करता है, ये युद्ध करता है। कौन, अजात शत्रु अंग के साथ युद्ध करता है, और युद्ध करने के बाद क्या होता है, ये अंग को विजय में प्राप्त कर लेता है और विलय करा लेता है। वहां का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त था। ठीक है, तो अजात शत्रु के बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो अंग था, अंग के राजा से युद्ध, युद्ध हुआ। युद्ध में राजा, यहां का राजा कौन था, अंग का राजा अगर आपसे पूछेगा, राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त था। दत्त, ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध के बाद अंग का विलय होता है, अंग को विलय करा लिया। विलय मतलब अजात शत्रु युद्ध जीत जाता है और फिर उपराजा बनता है। उपराजा कौन बना, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु कहाँ का राजा बनता है, तो वो बनता है अंग साम्राज्य जो था वहां का ये राजा बनता है ब्रह्मदत्त को हराने के बाद। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है अजात शत्रु के मन में ये लालसा उठती है कि भाई अब जो है मुझे राजा बनना है। और इसी बीच में क्या होता है, जो प्रसन्नजीत है, जो प्रसन्नजीत है ना, उनकी जो बहन थी वो इसकी क्या थी, उसकी चचेरी माँ थी। क्या थी, वो इसकी चचेरी माँ थी, सगी माँ नहीं थी। तो जो उसकी चचेरी माँ थी और जो प्रसन्नजीत था उसकी जो बेटी थी वो इसके यहाँ एक बुआ हो गई ना, बुआ के घर आती थी वो अपने। तो उस दौर में क्या होता है कि अजातशत्रु को प्रसन्नजीत की बेटी जो है बहुत पसंद आ जाती है।
तो वो बोलती है कि देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें पहले राजा बनना होगा, तुम राजा नहीं हो, मैं किस भी यहाँ पे घर वालों से बात करूंगी। अब यहाँ पे संबंध आप नहीं जोड़ेंगे कि बहन ही तो लगेगी, वो नहीं जोड़ना है, वो बुआ के यहाँ आती है, ठीक है। और दूसरी चीज आती है तो ये प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम में पड़ने के बाद वो उसको फोर्स करती है कि भाई तुमको राजा बनोगे तभी हम शादी करेंगे, वरना हम शादी वादी जो है नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब अजात शत्रु एक तो ये युद्ध जब जीतता है तब उसके मन में ये बात उठती है कि भाई मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, और हमारे फादर साहब जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, कुर्सी छोड़ने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरा प्रेम का प्रेशर भी था कि भाई राजा बनना है पर कैसे बने, पिताजी मानते ही नहीं है, शादी पे शादी किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। और उसके मन में भी ये डर था कि भाई शादी पे शादी किए जा रहे हैं तो कोई और हो गया तो उससे भी हिस्सा देना पड़ेगा, वारिश का सीन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें थी। तो वो क्या करता है, तो वो करता है अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश बोला जाता है। तो जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा अजात शत्रु। और इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। अजात शत्रु का जो नाम है, कहते हैं कि ये इतना पावरफुल था, अगर इसके पिता की हत्या को आप साइड कर दो तो ये इतना पावरफुल था दिमाग से, क्योंकि था तो अपने बाप का ही बेटा, तो उसके जैसा ही तो दिमाग लेके चलेगा, बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलता वाला था। और जिसको भी मारता था कहते हैं वो आजाद हो जाता था, यानी दुश्मनों का शत्रु जिसको ये आजाद कर दे, इसका नाम पड़ा ये। और तभी से इसको क्या बोला जाता था, अजात शत्रु, और इसी नाम से ये जाना ही गया है, ठीक है। तो अजात शत्रु के बारे में जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि इसने, इसका समय पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। जो अजात शत्रु के टाइम पीरियड का जो है, अभी हमने 412 तक का जो समय पीरियड था उसी दौर में आ जाता है, वो भी पूरा 412 तक इनका पूरा समय पीरियड माना जाता है। उस बीच में इसका जो है सीन अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, अब हम अजात शत्रु के बारे में समझने वाले हैं। तो पिता की क्या कर देता है, ये अपनी पिता की हत्या, हत्या के बाद राजा बना। अब देखो राजा बना, अब यहाँ पे एक और दिक्कत आई। वो दिक्कत ये आई कि प्रसन्नजीत जो थे, काशी पे उनका दबदबा हुआ करता था। अब जब उन्होंने उनकी इसकी जो सौतेली माँ थी उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद उसकी भी हत्या करता है, अपने पिता की भी हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है तो जो प्रसन्नजीत होता है वो क्या हो जाता है, अगेंस्ट में हो जाता है कि भाई हमने एक समझौता किया था और वो तुम्हारी माँ थी और तुमने उसकी हत्या कर दी, क्या कर दी, तुमने हत्या कर दी। तो अब ये प्रसन्न जी, अब तुम्हारा काशी पे क्या है, दबदबा नहीं रहेगा। हमने क्या पढ़ा था, काशी में विलय हो जाता है शादी के बाद। तो अब क्या हुआ, तो काशी उसके हाथ से चली गई, तो वो काशी से युद्ध लड़ता है प्रसन्नजीत से, और प्रसन्नजीत से युद्ध लड़ने के बाद क्या होता है, उसकी बेटी से फिर शादी भी करता है। दोबारा काशी को विलय कर आया और फिर युद्ध करने के बाद क्या करता है, ये शादी करने के बाद प्रसन्नजीत की बहन बेटी से शादी भी करता है। मतलब समझ रहे इस बात को, दोबारा काशी का विलय कराना फिर लड़ाई करना, दोबारा काशी का विलय कराना फिर लड़ाई करना, उसी की बेटी से शादी करना, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो इसका जो हम लिखने वाले हैं राजा बना, आगे जो हम लिखेंगे काशी व कौशल, क्या है, काशी व कौशल पर क्या करता है, ये विजय प्राप्त करता है। मैंने काशी आपको बताया इसके हाथ से क्यों गई थी, ठीक है, दोबारा युद्ध हुआ तब जाके इसको काशी मिलती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे राज अभिषेक से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, कई बार ये भी पूछ लेगा कि राज अभिषेक से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, तो आपको चंपा याद रखना है, चंपा। तो ये यहाँ पे जो लिखना है, राज अभिषेक से पहले गवर्नर था, ठीक है। कहाँ का गवर्नर था, तो वो गवर्नर था चंपा का, राज अभिषेक से पहले। फिर अपने पिता की हत्या करता है एंड देन उसके बाद क्या करता है, राजभिषेक करवाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम चीजें जानते हैं अच्छे से,
वो सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग बात हमें जाननी है वो ये जाननी है वैशाली के बारे में। देखो, वैशाली के बारे में इसको एक गुरूर भी होता है। वो गुरूर ये होता है कि जो इसके फादर साहब थे बिंबिसार, वो कोशिश करते हैं वैशाली को जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? जीत नहीं पाते हैं। और जीत ना पाने की वजह से कहीं ना कहीं इसने एक प्लानिंग कर ली, दृढ़ निश्चय बना लिया कि मुझे तो वैशाली कैसे भी जीतना है। जो मेरे पिता नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। एक होता है ना कि ईगो पे ले लेना कोई बात, ठीक है। तो इसने पहले पता लगाया कि आखिर ऐसा क्या है कि हम जो है वैशाली को नहीं जीत सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? नहीं जीत सकते। तो एक दो बार वो प्लानिंग करता है, हार जाता है, मतलब युद्ध कोशिश करता, नहीं जीत पाता है। लेकिन फिर अब बारी आती है कुछ प्लान करने का, और वो प्लानिंग करने में और युद्ध में जो समय लगा वो अगर आपसे पूछेंगे तो 16 वर्षों का लगा। यानी वैशाली पे विजय प्राप्त करने के लिए इसको कितने वर्ष देने पड़ गए थे? 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्षों का टाइम पीरियड लग चुका था वैशाली को जीतने में। और वो भी कैसे? युद्ध से तो ये जीता ही नहीं। जीता कैसे? हाउ की अगर बात होगी कि कैसे जीता, तो देखिए ये पता है क्या करता है? प्लानिंग करता है। क्या करता है? प्लानिंग करता है। क्या करता है? प्लानिंग करता है। और वो प्लानिंग पता है क्या करता है? कि अपना जो इसका मेन होता है ना, एकदम खासम खास मंत्री जो होगा उसको क्या करता है? कहाँ भेजता है? तो अपने जो इसका मंत्री जो होगा उसको कहाँ भेजता है? तो वैशाली में भेजता है, भेष बदल के रहने के लिए। तो किसको भेजा? मंत्री को भेजा। मंत्री का नाम पूछेगा तो भास्कर आपको याद रखना है। क्या? भास्कर जो था इसका मंत्री हुआ करता था। इसको कहाँ भेजा था? वैशाली भेजता है। ठीक है, वैशाली में इसको भेज दिया था। और भेजने के बाद क्या करता है? मंत्री को कहाँ भेजा? वैशाली भेज दिया। और वैशाली गया। भास्कर जो था वैशाली जाता है और 16 साल का टाइम लेता है। और वो वहां पे पता लगाता है कि एक्चुअली में वैशाली ऐसी क्यों है जिसको जीतना हमारे लिए इतना टफ है। तो उसको पता चलता है कि वैशाली में जो पहरेदार हैं और जो लोग हैं, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। और बाहरी लोगों की चेकिंग, जितनी सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। पहलवान जो है, बड़े बड़े 6-6 फुट के पहलवान जो बाहर रहते पहरेदार के रूप में, वो जल्दी किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। और आप बाहरी हमला अगर करोगे ना हथियारबंद चीज़ों से, तो उससे भी किले पे असर जो है नहीं पड़ने वाला है। क्या है? किले पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 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 16 वर्षों तक की प्लानिंग और कड़ी मेहनत के बाद क्या होता है? एक प्लानिंग होती है और वो क्या होता है? षड्यंत्र के जरिए। क्या दौड़िए? षड्यंत्र के जरिए ये क्या करते? फूट डालकर वहां पे क्या कर देते हैं? वैशाली को जीत जाता। अब ये भास्कर क्या करता है कि भाई इसको वैसे तो नहीं डालते, तो क्या करते? ये फूट डालता है। फूट डालकर, फूट डालकर युद्ध हुआ। और युद्ध में ये क्या करता है? कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है। दो नाम आपको याद रखना है। अस्त्र इसके कौन से थे? अस्त्रों का नाम आपको याद रखना है। और अस्त्रों के बारे में अगर आपसे हम बात करेंगे तो एक जो था रथ मुस्थल, जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रथ मुस्थल के नाम से जाना जाता है। मुसल, रथ मुसल के नाम से जाना जाता है। अभी मैं इसकी इमेज आपको दिखाने वाली हूँ कि रथ मुसल को अभी हम करंट में कहाँ देख सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगी। और दूसरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, महाशिला कंटक जो था उसका इस्तेमाल करता है। अस्त्र में दूसरा कौन सा था? महाशिला कंटक।
ये क्या है, ये दो अस्त्रों का ये जो है इस्तेमाल करता है इस युद्ध के दौरान। किसके युद्ध के दौरान? वैशाली के समय में युद्ध के दौरान ये दो अस्त्रों का इस्तेमाल करता है, और इसी के बाद कहीं ना कहीं ये वैशाली पे विजय प्राप्त करता है। अब जरा हम चलते हैं उन इमेज पे। अगर हम उन इमेज को देखने की कोशिश करें तो कौन सी है? एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, मेल अभी आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, अभी आने वाली है, तब तक मैं आपको बताती हूँ। रस्तमुत्थल के बारे में अगर हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या था और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था और इसका इसने यूज कैसे किया था, ठीक है। तो देखिए, उस दोनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये पता है क्या होता है, ये अभी आपको करंट में अगर आपको देखना है तो बाहुबली मूवी देखिए। बाहुबली, बाहुबली जो मूवी है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। जो बाहुबली के अगेंस्ट में था ना, उसका चचेरा भाई, हाँ, उसी ने इसका इस्तेमाल किया था। और ये कैसा होता है, जो रथ होगा ना उसके आगे, जो रथ चल रहा है, यहाँ घोड़ा खड़ा है, इसके आगे पता है क्या होगा, ऐसे लकड़ी होगा और इसके आगे कुछ यूं करके और यूं करके होगा, ठीक है। तो नहीं, यूं होना चाहिए, हाँ यूं होगा, यूं होगा। ये एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे ना, तभी तो ये ऐसे घूमेंगे। तो ये जो है, अगर ये जब चलता था तो इसके आगे जो भी खड़ा होगा ना वो कट जाता था इसके। ये बहुत नोकीले नोकीले बनाए जाते थे। यहाँ पे घोड़ा हो गया, ये रथ हो गया, ठीक है, रथ समझ लो, कि कुछ ऐसा दिखता था। और यहाँ से जब कोई चलता था तो वो काटते हुए चला जाता था। आप जब बाहुबली मूवी देखेंगे उसमें आपको देखने को ये मिल जाएगा। इमेज में आपको दिखाती हूँ, इमेज। ये रही, ये है वो इमेज। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे वे में दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला देखिए कैसा है। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसा दिख रहा है। अब इसको समझने की कोशिश, ठीक है। हाशिए देखा आपने, जिससे धान और गेहूं की कटाई होती है, ये यहाँ से नोकीला है, बाय द वे इधर मोटा है। वैसे ही यहाँ पे इनका ये नट बोल्ट लगे हुए, यहाँ से ये है हाशिए जो होता है ना, जिससे धान वगैरह की कटाई होती है। जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, हाँ, हाथ के आगे का चक्र भी कह सकते हैं इसको। अब देखो, अब इसके आगे अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, अब ये घोड़ा जो है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अब ये घोड़ा जो चल रहा है, घोड़ा जो चल रहा है, ये क्या करेगा, ये काटते हुए उस व्यक्ति को जो है आगे की तरफ चला जाएगा। तो फिर कोई भी व्यक्ति जो होगा वो पंगा क्यों ही लेगा और किससे लड़ेगा, किससे लड़ेगा, क्योंकि खड़ा व्यक्ति तो यहाँ पे है। और घोड़ा को भी ट्रेंड कर दो तुम, यहाँ खड़े मत रहो, बस इसको छोड़ दो, तब भी जो आगे उसको पड़ेगा वो उसको काटता हुआ जो है चला जाएगा। नीचे वाला जो है कौन सा है, ये जो है ये है महाशिला कंटक, कंटक। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में ये क्या था, तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पता है क्या, यहाँ पे भरा जाता था बारूद। क्या भरा जाता था, बारूद भरा जाता था।
और यहाँ से जो है ये प्रेशर के लिए होता था। यहाँ बारूद भर के इसको छोड़ा जाएगा ना, इसके ऊपर टेक दिया, और जब इसको खींचेंगे इधर करके तो ये यहाँ से होते हुए इधर जाएगा, और इधर मतलब इधर जाएगा, और यहाँ पे जो लोग होंगे ना ये बहुत दूरी तक जाएगा। इसको जितना नीचे खींचेंगे उतनी ऊंचाई, फिजिक्स पढ़ते हो ना उसमें आपने पढ़ा होगा, उतनी ऊंचाई से ये जाएगा, और इधर जितने भी लोग होंगे उधर जाने के बाद क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाता था। तो इसको क्या बोला जाता था, तो इसको जो बोला जाता महाशिला कंटक के नाम से जो है इसको जाना जाता था। ठीक है, हाँ, रथ के आगे का चक्र। तो ये आपको दोनों इमेज मैंने यहाँ पे बता दी है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हो गया, और आपको देखना है तो बाहुबली का जो लड़ाई वाली क्लिप यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पे सर्च करके यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, इसने युद्ध में इस्तेमाल किया था, और उसी के बाद क्या होता है, युद्ध में जो है ये जीत जाता है। अब कुछ इसके अन्य चीजों के बारे में जान लेते हैं, इसने अन्य कार्य क्या किए। युद्ध वगैरह हो गया, सारी चीजें हो गई, वैशाली विजय प्राप्त कर लिया, अन्य चीजें क्या थी, अन्य कार्य। अन्य कार्य के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि मैम पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र किसने बसाया था, तो वो अजात शत्रु ने। किसने, अजात शत्रु ने, शत्रु ने। ठीक है, क्या किया था, बसाया था। किस रूप में, रूप पूछेगा तो छावनी के रूप में। छावनी, छावनी के रूप में क्यों, छावनी का मतलब क्या होता है, जहां पर सेना का निवास हो उसको छावनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहां पर सेना का निवास हो उसको छावनी कहा जाता है। और ये वही समय था जिस समय में क्या हुआ था, जिस समय में वैशाली से युद्ध चल रहा था। वैशाली से युद्ध, यानी युद्ध के दौरान सेना के ठहरने के लिए इसको क्या बनाया गया, छावनी के रूप में एक जगह बनाई गई, जिसका नाम क्या, नाम पाटलिपुत्र भी। हाँ, आपको मैं बता दूं पाटलिपुत्र भी बाद में पड़ा। कुसुमपुरा का नाम आपने सुना होगा, किसका, कुसुमपुरा। पुराना नाम पूछेगा, पुराना नाम, पुराना नाम क्या था जब ये बसाया गया था। पाटलिपुत्र बाद में रखा गया, वो मैं आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि पाटलिपुत्र को शहर में किसने, राज्य में किसने कन्वर्ट किया था, हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राजधानी वगैरह में किसने कन्वर्ट किया था। ये एक तरह से छावनी थी, नगर में कन्वर्ट हुई, किसने कराई थी, तो अजात शत्रु ने करवाई थी। पुराना नाम पूछेगा, कुसुमपुरा। कुसुमपुर क्या था, इसका पुराना नाम था। किसका, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की। तो ये इसके बारे में जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर हम बात करेंगे स्थान के बारे में, क्योंकि हमने रूप पढ़ लिया, अब स्थान के बारे में पूछेगा कि स्थान कौन सा था, तो गंगा व गंडक एवं सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी के किनारे पे, किनारे पर। कहां पर, तो गंगा गंडक एवं सोन नदी जो है उसके किनारे पे किसको बसाया गया था, तो पाटलिपुत्र को बसाया गया था। तो स्थान जब पूछेगा तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि इनके रूप में, छावनी के रूप में क्या किया जाता है, इसको बसाया जाता है। तो यहां तक जो चीजें आपको ये बताइए समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, ये बताइए। अब जब इसने इतना सब कुछ कर लिया था ना, तो कहते हैं ना कि जब अंत समय आता है या एक समय जब आता है तो इंसान जो दिन अपनी जवानी के दिनों में कार्य करता है, जब समय आता है तो वो सब छोड़ छाड़ के क्या बनता है, तो वो चला जाता है साधु संत बनने। क्या बनने चला जाता है, तो वो साधु संत बनने चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही समझ लिए कि ये क्या करता है, तो ये चलता है बुद्ध के बुद्ध के, कहाँ चलता है, बुद्ध के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिज्म को क्या करता है, ये अपनाता है। और बौद्ध धर्म का पहला बौद्ध संगति भी इसी ने करवाई थी
483 में करवाई थी। आप सबको मैंने लास्ट टाइम की क्लास में करवाया था कि बौद्ध संगीतियां कब हुई थी, 483 में हुई थी। और इसने क्या किया था, बुद्ध के जो अवशेषों पर इसने राजगृह में क्या करवाए थे, स्तूप बनवाए थे। किसने, बुद्ध के अवशेषों से राजगृह में, राजगृह में क्या करा था इसने, राजगृह में स्तूप बनवाए थे। स्तूप पता है ना, ये बताइए आपको स्तूप के बारे में पता है ना, बताने की नीड तो नहीं है ना कि स्तूप क्या होता है। इसने क्या करवाया था, स्तूप बनवाया था। और प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई थी, 483 में, पूर्व में इसने कराई थी। कराई थी, ठीक है। किसने कराई थी, तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति किसने कराई थी, तो वो करवाई थी अजात शत्रु ने करवाई थी। और ठीक इसके 100 साल बाद दूसरी वाली समिति हुई थी। किसने वाली, दूसरी वाली समिति इसके ठीक 100 साल बाद हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। किसने करवाई थी, वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पे। किसके टाइम पे, कालाशोक के टाइम पे। चलिए, तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब बारी आती है इसके बेटे की, यानी उदायनी की। इसके बेटे की, और हाँ, राजगृह में हुई थी, सतकर्णी। कहाँ पे, राजगृह में हुई थी ये, सतकर्णी गुफा के अंदर हुई थी। कालाशोक ने ये इन्होंने किया था। नहीं नहीं, कालाशोक इन्हें नहीं कहते हैं। कालाशोक ने 383 में, इसके 100 साल बाद आया है वो। उसके में तो काफी टाइम लग गया। कालाशोक तो दूसरे वंश का आता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, सब्र कर लीजिए थोड़ा सा, हम उसके बारे में भी जानेंगे, कालाशोक के बारे में, ठीक है। कालाशोक किस वंश से आता था, कहाँ उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, जिसको कर्णी वर्ण भी कहा जाता था, यानी वेदों में उसको कहा गया है, ठीक है। और उसी ने बाद में क्या किया था, पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाई थी, जिसके बाद राजधानी बनने के बाद पाटलिपुत्र क्या होती है, लोगों के नजर में आती। तो ये मत बोलिए कि कालाशोक को ही कहते हैं। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पाटलिपुत्र का, जब आप नाम सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे, उदायनी के बारे में बात कर रहे थे। अगला शासक के बारे में हम बात करेंगे कि अगला शासक कैसा हुआ। मैं बोलने वाली थी हमारा शासक। अगला शासक बनता है इसका बेटा। बेटा बना कौन, उदाइन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था ये, उदाइन के नाम से, उदाइन के नाम से जाना जाता था। और इसका अन्य नाम क्या था, उदय भद्र भी कहा जाता था। वे उदय भद्र, भद्र, उदय भद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसके समय काल के हम बारे में बात करेंगे तो 460 से लेके ये 445 तक शासन में रहा, यानी लगभग 15 साल। 460 से 440, सिर्फ 15 साल, 15 से 20 साल का क्या होता है, इसका समय काल जो है वो माना जाता है। 15-20 साल तक का इसका शासन पीरियड माना जाता है। और इसके साथ भी वही चीज हुई। यहाँ पे जब अजात शत्रु सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर रहा था, तो वो क्या किया, वो भी अपनी राजगद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ये क्या करेगा, अपने पिता की हत्या करेगा। कहते हैं ना, जो बोवोगे वही काटोगे। उसने देखा उसके पिता ने उसके पिता की हत्या करी, यानी दादाजी की हत्या करी, तो लो भाई, अब तुम्हारा भी टर्न आ गया। अपने पिता की क्या की इसने, हत्या की, हत्या कर राजा बना। क्या बना, राजा बना, ठीक है। कौन, उदाइन की यहाँ पे हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उदाइन का अगर बात करेंगे तो कहा जाता है कि उदाइन जैन का जो था मतलम्बी माना जाता था, ठीक है। तो ये मतलम्बी, और इसने क्या करा था, उदाइन को, उदाइन के बारे में जो मेन चीज हमें जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जो इसके पिता ने, यानी अजात शत्रु ने
जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र को छावनी से, छावनी से किस में कन्वर्ट किया था, यानी छावनी से पूछिए इसके पिता ने क्या बनवाया था, इसको छावनी के रूप में रखा था, लेकिन इसने क्या करा, इसने पाटलिपुत्र को नगर में कन्वर्ट किया। किसमें? नगर के रूप में स्थापना की। तो बहुत लोग जो है ना इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो बहुत लोग बोलते हैं कि उदयन ने की थी, लेकिन बहुत जब इतिहास आप डिटेल में चलते हो तो बहुत आपको पता चलता है कि भाई उसकी नींव तो जो रखी थी वो अजातशत्रु ने रखी थी, लेकिन वो नगर में नहीं था, वो छावनी थी, और वो 16 सालों तक की रही जब युद्ध चल रहा था। और जब वो 16 साल बीते तो वो शहर इतना अच्छा बन गया था। जब ये आया तो इसने सोचा कि भाई इसी की वजह से मेरे पिताजी जो हैं वो जीते हैं, तो इसको शहर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या है, इसको राजधानी वगैरह कह लीजिए, उसमें हम शहर नगर में इसको क्या है कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, नगर के रूप में इसकी स्थापना की थी। किसने? उदय ने पाटलिपुत्र की, इसके नाम पे जो जाना जाता है, जो काफी फेमस माना जाता है। और बाद में क्या होता है, इसको राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। ठीक है, राजधानी बनाया। तो इसके बारे में जो मेन मेन चीज हम वही जानेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं जानेंगे। अब बारी आती है इस वंश का अंतिम शासक के बारे में। इस वंश का अंतिम शासक, शासक अंतिम शासक को किसने मारा था? अब जल्दी कमेंट में बताओ, इसका जो अंतिम शासक था उसको किसने मारा था? ऑप्शन दे सकती हूँ मैं, शिशुनाग ने मारा था, या कालाशोक ने मारा था, या किसने मारा था? का जो अंतिम शासक था उसको किसने मारा था? जिससे नागदशक को कहा जाता है ना, वो इसका अंतिम शासक था। नागदशक को किसने मारा था? नागदशक था। नागदशक की हत्या कौन करता है? नागदशक की हत्या कौन करता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसकी हत्या जो करता है वो करता है काशी का एक गवर्नर होता है। कौन होता है? काशी का गवर्नर। गवर्नर होता है। गवर्नर कौन था? काशी का गवर्नर कौन था? कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए, फिर आज की क्लास हम लोग करेंगे खत्म। जल्दी 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 जल्दी। काशी का जो गवर्नर होता है वो होता है शिशुनाग। कौन होता है? शिशुनाग। शिशुनाग होता है, और शिशुनाग ही इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इस वंश की क्या करेगा? नींव रखेगा। शिशुनाग वंश की नींव कौन रखेगा? तो शिशुनाग ही जो है शिशुनाग वंश की क्या है? संस्थापक के रूप में माना जाता है। और ठीक है, तो इसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक की हत्या कौन कर देता है? तो वो कर देता है शिशुनाग। और इसके पीछे जो स्टोरी मानी जाती है वो ये कही जाती है, अरे मेरे कमेंट करने से पहले ही आपने डिलीट कर दिया, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो शिशुनाग का कहा जाता है कि ये गवर्नर था काशी का, और ये इनका मानना था कि जब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सारी चीजें चला रहा हूँ, और जो हमारा राजा है, मतलब नागदशक के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा अजीब टाइप का राजा था, मतलब अय्याशी कह लीजिए, उसमें ज्यादा अपना समय व्यतीत करना, और राज्य को ध्यान में न रखना, और जो गवर्नर था वही सारी चीजें मेंटेन करके रखता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि शिशुनाग को चढ़ा एक दिन गुस्सा, और शिशुनाग को जब आया गुस्सा तो उसने क्या करा, उसने नागदशक की जो है हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक नए वंश की नींव रखता है। कौन सा वंश था वो? तो वो वंश था शिशुनाग वंश। तो कल जो हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो अंतिम समय माना जाता है, यानी नागदशक का अगर आपसे पूछेगा तो 412 का याद रखिएगा, क्योंकि 412 के बाद ही जो वंश बनता है वो कौन सा बनता है? तो शिशुनाग वंश बनता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे कल। कल हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में, और हम कल की क्लास थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा ये मुझे इमेज में आपको समझाना था, मैपिंग में भी थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन हम कल की क्लास को जल्दी जल्दी करेंगे, और कोशिश करेंगे जैसे हम एक दिन में 1 से 2 वंशों को निपटा दें। ठीक है, 1-2 वंश को निपटा दें, जैसे हम कल शिशुनाग वंश को, नंद वंश को कल की क्लास में कैसे भी जो है
खत्म कर देंगे एंड देन उसके बाद हम चंद्रगुप्त वाला पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश थोड़ा सा लंबा है और मौर्य वंश खत्म होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद छोटे बड़े राज्य हैं, दैट्स इट। मौर्य एम्पायर हो जाना चाहिए उसके बाद, कुछ और नहीं। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और हाँ, कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर दिया करो। और ये सिर्फ यूपी स्पेशल नहीं है, मैंने जो भी हिस्ट्री पढ़ाई है इंडियन हिस्ट्री है, आप सबको पता है। तो आपके जितने भी एग्जाम है जिसमें नॉर्मल बेसिक हिस्ट्री आती है, आप यहाँ से ये सफिशियंट है। जिसने जो किया वो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी।